नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से जारी की गई नए बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट की, जिसके जरिए बीजेपी 2027 में फिर से सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचना चाहती है। कहा जा रहा है कि 2026 में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में इन जिलाध्यक्षों की भूमिका काफी अहम होगी और यही वजह है कि बीजेपी ने इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा है, जिसमें सपा के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त किया जा सके। हालांकि 29 जिलों में भी अभी चुनाव टाला गया है। 29 जिले ऐसे हैं इसमें से जहां चुनाव को टाल दिया गया, जिसमें कई बड़े नेताओं के क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि सपा कांग्रेस ने इसे वैसे तो बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि बीजेपी का जितना फोकस संगठन को मजबूत करने पर है, उतना ही यूपी सरकार अगर जनता की भलाई पर ध्यान देती तो ज्यादा अच्छा रहता। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। आखिर बीजेपी ने जारी की जिला अध्यक्षों की लिस्ट, सभी वर्गों का रखा ध्यान, देर से आई ये किश्त। 2027 में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, सपा के पीडीए का तोड़, नई टीम का ऐलान। यूपी बीजेपी ने 2.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 69 जिलों में जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। हालांकि 29 जिलों में विरोध के चलते ऐन वक्त पर चुनाव टाल दिया गया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। इन 69 जिला अध्यक्षों में से 44 नए चेहरे हैं, 25 को दोबारा मौका दिया गया है। 69 में सिर्फ 5 महिलाएं हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए लखनऊ से दिल्ली तक काफी मशक्कत के बाद ये टीम तैयार की है। अब जहां सपा कांग्रेस इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं, तो वहीं सरकार को घेरने से भी पीछे नहीं रह रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, पूरे उत्तर प्रदेश में आनंद की अनुभूति हो रही है। हर कार्यकर्ता उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए संगठन पर में बाकायदे अध्यक्षों को आम सहमति के आधार पर निर्वाचित किया गया। निर्वाचन के बाद सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हर जिले में आज घोषणा की जा रही है और वातावरण देख करके लग रहा है कि हर कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह में है, ऊर्जा से लबरेज है और मोदी जी के विकसित भारत को संकल्प पूरा करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह उथल पुथल मची हुई है, संगठन में विरोधाभास हो रहा है, अंतर्कलह चल रही है, मैं एक बात कह सकता हूं कि सियासी बस्तियों में खतरा दोनों तरफ है। सरकार को भी बचाना है, संगठन को भी चलाना है। आज ये हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के कि सरकार में भी कुछ नहीं और संगठन में भी कुछ नहीं। लेकिन इस सब में अगर कोई पिसा है, इस सब में अगर किसी का नुकसान हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की आवाम का। उत्तर प्रदेश की आवाम ने बहुत उम्मीद लगाकर, आस लगाकर, टकटकी भरी निगाहों से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर बैठाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इनकी अंतरकलह की वजह से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के नौजवान को। संगठन में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, लेकिन जो जनता से वादे सरकार ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनका इंतजार कब खत्म होगा। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है, दिन दोपहर पत्रकारों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। तो सरकार जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, प्रदेश में जो माफिया राज है, प्रदेश में जो नकल माफिया हावी है, उनको संभाल पाने में असफल रही है। तो ऐसे में संगठन बदलाव से जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता से जो वादे भाजपा ने किए थे, जनता तो अभी भी इंतजार में है। वो इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी। जिलाध्यक्षों की सूची आ गई, अच्छा है, आपका आंतरिक विषय है, लेकिन जनता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। कांग्रेस पार्टी 2027 में इसी उत्तर प्रदेश में सरकार बना के जनता के सपने पूरे करेगी। आपको बता दें कि यूपी को बीजेपी ने 98 संगठनात्मक जिलों में बांटा है। जनवरी के पहले हफ्ते से ही जिलों में चुनावी प्रक्रिया जारी थी। बीजेपी ने नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हर वर्ग का ध्यान रखा है। ओबीसी दलितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है, यानी पीडीए की काट के लिए भी बीजेपी ने अपनी रणनीति को इसके जरिए ढाल दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या ये नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बीजेपी की चुनावी नैया को
पार करवा पाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता देवेंद्र त्यागी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ अशोक यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशोक यादव जी आपका भी स्वागत है। संजय बगाड़िया जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय जी स्वागत है आपका। मनीष अग्रवाल जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं देवेंद्र त्यागी जी आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है सर कि 2.5 महीने की कड़ी मशक्कत की गई, कड़ी मेहनत की गई, उसके बावजूद भी ये आधी अधूरी लिस्ट, ऐसा क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष है उन सबको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को ये अवगत करा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत कर्मठता के साथ ये डिसीजन लिया है। सब लोगों को बहुत मजबूती के साथ चित्र में उतारा है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। और एक और विशेष बात मैं कह देना चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने सभी का वर्गों के हिसाब से भी ध्यान रखा है, कार्यशैली के हिसाब से भी ध्यान रखा है और धरातल पर मजबूती के लिए इन सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हम पूरी मजबूती से कह देना चाहते हैं कि ये हमारे संगठन का बहुत अच्छा काम है और बहुत मजबूती से शीर्ष नेतृत्व इसके लिए बधाई का पात्र है। जी नहीं, लेकिन देवेंद्र जी सवाल यह है कि भाई बड़े बड़े नेताओं के जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ दिया गया, वहां पर नियुक्ति नहीं की गई, दिक्कत कहां रही, पेच कहां फंसा? क्योंकि आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अंतर्द्वंद है, गुटबाजी हावी है, नेता सुन नहीं रहे। पहले बीजेपी में ऐसा नहीं होता था कि पार्टी आलाकमान की बात को ना सुना जाए, लेकिन अब पार्टी आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व के बीच में थोड़ा तलवारें खिंची हुई हैं और आम सहमति नहीं बन पाई। इसी वजह से बड़े बड़े नेताओं के जो क्षेत्र हैं उनको भी छोड़ दिया गया, ये आरोप लग रहा है। देखिए ये मैं बता दूं, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विभिन्न तरह की राय हैं, विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं। ये केवल और केवल बिल्कुल निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। हमारा नेतृत्व बहुत मजबूती के साथ, बहुत छानबीन के साथ, बहुत तहकीकात के साथ मजबूती से चयन करके लाया है और ये सब जितना भी चयन किया गया है वो सब सबके लिए बिल्कुल एक्सेप्ट है, मंजूर है और हम सब लोग मजबूती से इनके साथ खड़े हैं और शीर्ष नेतृत्व का बार बार धन्यवाद करते हैं। ठीक है, लेकिन अशोक यादव जी भाई सवाल यह है कि ठीक है वहां पर नियुक्तियां की गई, भाई उनको भी अधिकार है ना, अपनी सरकार को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पीडीए की काट ढूंढी गई है इसके जरिए, जिस तरीके से सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है और जो आपका पीडीए है जिसमें आप पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अब वो आदिवासी हैं या अल्पसंख्यक हैं ये तो आप ही ठीक से बता पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद भी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पीडीए की काट ढूंढ लिए बीजेपी ने, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है कि भाई ये कुछ भी कर ले उससे हासिल क्या होगा, जनता पर तो ये ध्यान दे नहीं रहे, सरकार तो कोई काम कर नहीं रही है, संगठन को मजबूत करके ही क्या कर लेंगे? देखिए अमित जी, अगर पीडीए पे अगर इनका फोकस रहता तो 69 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी किया और 69,000 जो शिक्षक भर्ती का घोटाला था जिसमें लगभग 19,000 पिछड़ों दलितों का इन्होंने आरक्षण लूटा था, वो लिस्ट भी जारी कर दिए होते तो हमको लगता कि हाँ पीडीए के प्रति इनके मन में जो नफरत थी वो नफरत थोड़ा कम हो गई है। लेकिन नहीं, 69 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दिए, 69,000 वालों की लिस्ट छोड़ दिए। दूसरी बात जी अमित जी, इसके अलावा आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस सरकार से जो सरकार के मुखिया विधानसभा में खड़े होकर के एक नाव माफिया और हत्यारोपी के बिजनेस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे उनके अधिकारी, ऐसे उनके सूचना अधिकारी, ये मतलब गजब का कोऑर्डिनेशन है। और यही स्थिति आपको देखिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि अरे उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है माफिया मुक्त हो गया, अपराध मुक्त हो गया, ये हो गया, वो दुनिया भर का ढिढोरा। लेकिन चिराग तले अंधेरा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 49% कैबिनेट इनका दागी है, क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे के ऊपर हीनियस चार्जेस हैं। और तीसरी बात मैं बताऊं, होली के दिन का देखिए आप, जो पुलिस लोगों की सुरक्षा प्रोवाइड करती है उसके एसपी के घर फूंक दिया जाता है, ये योगी राज है। तो ऐसे योगी राज की कल्पना आप ये कैसे कर सकते हैं? और लास्ट बात मैं यही कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए का एक आंदोलन एक बाउंडर का रूप धारण कर लिया है, जिसकी एक आपने बानगी देखी होगी लोकसभा के चुनाव में,
वो बवंडर से डर करके लगातार धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। और न सिर्फ योगी सरकार के द्वारा, बल्कि अब तो हद तब हो गई जब अधिकारी उसमें शामिल हो गए उस नफरती लेकिन एजेंडा चलाने में। अशोक जी भाई, ये जो जितने भी मुद्दे आप मुझे गिना रहे हैं ना, ये मुद्दे तो आपने 2022 में भी उठाए थे, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। अब क्योंकि ये यूपी है और यूपी में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए आप पीडीए चिल्ला रहे हैं। अब पीडीए की आपकी काट ढूंढ ली है, पीडीए को क्या आपका जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त करने के लिए जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया है, तो भाई बड़ा सवाल यह है कि ये मुद्दे तो आप उठाइए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या उसके लिए आपके पास कुछ विकल्प है पीडीए के अलावा? देखिए अमित जी, आपने कहा ना कि पीडीए आंदोलन की काट भाजपा ढूंढ रही है। ये काट नहीं है, मैं इसके पहले इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। काट तो रहती जब ये पीडीए के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते, जो उनकी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन से उनका उद्धार होगा। आप देखिए भारतीय सेना में अमित जी सबसे ज्यादा रूरल एरिया से पीडीए समाज के बच्चे जाते थे, और आज भाई मोदी सरकार ने उनके ऊपर कुठाराघात किया, उनको अग्निवीर बना दिया, 4 साल के ठेके पर रख दिया। तो आप पीडीए समाज का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हो जब उनके अधिकारों पर आप द्रोणाचारी प्रहार न कर रहे हो, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे। उसके बाद कहेंगे हमने पीडीए काट ढूंढ लाई। आप जिला अध्यक्षों की सूची जारी करके करो तो समाजवादी पार्टी पीडीए काट है, आप पीडीए की काट करिए, हम तो स्वागत करेंगे अगर आप पीडीए काट करेंगे। पीडीए के हक के लिए आप कुछ करिए, लेकिन जहां जहां मौका मिलता है वहां आप उनके अधिकारों के ऊपर कैंची चलाते हो। और इसके अलावा देखिए अमित जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि अब भी वक्त है योगी सरकार समझ जाए, और जिस तरह से पीडीए के हक और हकूक को दबा करके उनके ऊपर एक उनके दिमाग में जो अफीम का नशा चढ़ाया जा रहा है, धर्म की अफीम का नशा, उस अफीम के नशे में हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं, हमारा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बर्बाद हो रही है, जो कि बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल है अमित जी, और आर्थिक स्थिति की बात मैं कर लूं, लगभग 3 गुना ऋण जो हमारी सरकार का था उससे 3 गुना 35 लाख करोड़ का ऋण प्रदेश के ऊपर चढ़ा दिया योगी सरकार ने। तो हर व्यक्ति के ऊपर। चलिए मैं आता हूं आपके पास अशोक जी, मैं आता हूं आपके पास में एक बार फिर से लौटूंगा, लेकिन संजय जी भाई, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 2027 में तो हम सरकार बनाएंगे, मतलब ना बीजेपी के हाथ कुछ लगने वाला है, ना समाजवादी पार्टी के हाथ कुछ लगने वाला है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आपने सुना होगा अंशु अवस्थी आप ही के सामने बोल रहे थे कि भाई सरकार तो हम ही बनाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, अब वो है भी या नहीं है वो तो आप बेहतर बता पाएंगे, मुझे नहीं पता वो जमीन पर तो दिखता नहीं है। तो अगर वो है तो उसका क्या होगा? पहली बात, पहला सवाल। दूसरा ये सर कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का यूपी के अंदर इतना मजबूत संगठन है कि आप अपने बलबूते यहां चुनाव जीत सकें और सरकार बना सकें? देखिए अमित जी, निश्चित रूप से आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन जहां तक बात हो रही थी कि भाजपा के जिलाध्यक्ष के ऊपर जो आपसी फूट पड़ गई है या आपसी उनके बीच में, हम शायद उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आए थे। सामान्य स्थिति में मैं समझता हूं कांग्रेस का यही एक आधार रहेगा कि ये उनका एक इंटरनल मैटर है, उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये देखिए जो 2014 के बाद से राजनीति हो रही है, हर पार्टी को आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो सही है, बाकी सब पार्टियां गलत करती हैं। प्रश्न एक। प्रश्न दूसरा है, इन्होंने खुद ही इतने हाई मॉरल ग्राउंड रखे हुए हैं, ये खुद हर जगह आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बार बार, ये तो वो वाली पार्टी है जो कि चीफ मिनिस्टर भी पर्चियों से निकालते हैं। हमने हरियाणा में देखा, हमने राजस्थान में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने दिल्ली में देखा। अब ऐसी पार्टी जो चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं, इस संगठन का दावा करते हैं कि हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम तो जिसको कह देते हैं वो चीफ मिनिस्टर होगा, आज यहाँ पर आप जिलाध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, आज आप इसके ऊपर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपने भी ये जरूरत महसूस की होगी कि ये जो बिखराव आया है, जिससे प्रदेश की जनता का कहीं ना कहीं अहित होगा। तभी तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। 2027 में कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ये फैसला जनता करेगी। और हर राजनीतिक पार्टी दावा करती है और उसके लिए प्रयास करती है, कांग्रेस भी प्रयास करेगी। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस का अगर कहीं पर भी नेशनल लेवल पे है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ही एक विपक्षी पार्टी है, आज की तारीख में भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और हम प्रयास कर रहे हैं और ये फैसला जनता ने करना है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ संजय जी
कि भाई आपका फोकस इस बात पर ज्यादा है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, यूपी के अंदर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, या भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस है? क्या उससे आपकी नैया पार होगी? नहीं, हमारा वो फोकस ही नहीं है। हमने कब कहा? आपने एक प्रश्न पूछा, आपने एक चर्चा के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया, बिल्कुल हम किया तो सर। उसकी बात कर रहे हैं, हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और देश के लोगों ने बहुत सम्मान दिया और एक लंबे अरसे तक हमको सत्ता का उन्होंने सत्ता सौंपी है, इसलिए हम उसका धन्यवाद भी करते हैं जनता का, और हमेशा आभारी रहेंगे। परंतु प्रश्न इस बात का, हम तो अपने संगठन को मजबूत करेंगे, हमें चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आपने हमको आमंत्रित किया, हमने तो यही कहा, बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन बिल्कुल सही बात है। हिमाचल से लेकर हरियाणा, हिमाचल से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना, आप देखिए क्या हाल है कांग्रेस पार्टी का, किस तरीके से वहां पर अंतरकलह है, एक दूसरे के किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो लेग पुलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छे से पता है हमें सर। हरियाणा में सर, हरियाणा में अभी तक अपना आप नेता विपक्ष नहीं बना पाए। जनाब, आपको पता है वहां कुमारी सैलजा और भूपेश सिंह हुड्डा के बीच में किस तरीके से इस पूरे मसले को एक तलवार खिंची हुई है, अभी तक नहीं कर पाए। और राहुल गांधी खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। गुजरात में उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि 2, 4, 6 लोगों को, 40-50 लोगों को निकालना भी पड़े, निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आप मेरा जवाब भी तो सुनिए ना। निश्चित रूप से हम तो बार बार कह रहे हैं, पार्टी के आंतरिक मामले हैं, और लोकतांत्रिक पार्टी जो होती है, जहां पर तानाशाही नहीं होती, वहां पर इस प्रकार के मतभेद होते हैं और होते रहेंगे, और वो सुलझाए भी जाते हैं। और कई दफा अगर ऐसे मतभेद होते हैं तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी का वर्णन शायद, इसी का जिक्र शायद हमारे जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने किया। और उसके अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है या कोई गलती रह जाती है, तो अगर उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है, तो निश्चित रूप से हर पार्टी और हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि उसमें सुधार किया जाए। परंतु हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन ये जो कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, हम तो जो है कैडर बेस्ड पार्टी है जी, हमारे तो सीएम भी पर्ची से निकलते हैं जी, तो और हमारी तो डबल इंजन की सरकार है जी। अभी आप उत्तराखंड में देख लीजिए, अभी जो केदारनाथ की वो विधायक है, आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था, पहले लॉगिन हो गया था, वो कह रहे गैर हिंदुओं को केदारनाथ के दर्शन करने ही नहीं आना होगा, क्योंकि वो लोग मांस मच्छी लेके आते हैं, मीट खाते हैं और वो करते हैं। तो उनके पास कौन सा ऐसा डेटा है कि सिर्फ गैर हिंदू ही ऐसा कार्य कर रहे हैं? कोई डेटा तो होगा, किसी आधार पे तो होगा। सिर्फ चर्चा में आना, सिर्फ चर्चा ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। जाति के ऊपर लड़ाना, इतना ही काम रह गया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मनीष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आपको लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी इससे और ज्यादा मजबूत होगी? और जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, ये जो दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि पीडीए की एक काट ढूंढ ली है, पीडीए को किस तरीके से टक्कर दी जाए, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को किस तरीके से करारा जवाब दिया जाए, उसके लिए ये नियुक्ति जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अमित जी, इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक तो भाजपा ने जो जून में 2024 में जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उसको संज्ञान में लेते हुए संगठन में बदलाव के संकेत दिए, और आज जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट के माध्यम से संगठन में बदलाव करने की कोशिश करी जी। विपक्ष ने इतनी अच्छी जीत के बाद संगठन में क्या नया जोड़ा, ये विपक्ष को सोचना होगा। क्या उनका संगठन 2 साल के बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने इसके लिए तैयार है? क्या उनकी लिस्टें पूरी हैं? क्या उनके पास सारे जिला अध्यक्ष, हर कैडर के नेता अवेलेबल है? नहीं है। क्या जीत के बाद उन्होंने ये चीज करने की कोशिश नहीं करी? आपको ये देखना होगा कि जीत हो या हार हो, संगठन की एक संरचना है, उसका तरीका है। विरोध होगा, कुछ लोगों को मायूसी होगी, कुछ लोगों को खुशी होगी, लेकिन अगर आप संगठन को रोके रहेंगे तो जब चुनाव का समय आएगा तब संगठन बनाएंगे तो लोगों तक अपनी मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? आज बीजेपी ने जो कुंभ में करा है, वो मैसेज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को लोगों तक पहुंचानी है, तो वो संगठन की टीमें बना रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसकी पे आते हैं कि क्या पीडीए का ये जवाब है? बीजेपी एक कोशिश कर रही है, उसको एक अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा 2024 में, लेकिन क्या सिर्फ पीडीए यूपी में ही है? जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होते हैं तो पीडीए नहीं चलता, जब उड़ीसा में चुनाव होते हैं तो पीडीए नहीं चलता, हरियाणा में नहीं चलता, दिल्ली में नहीं चलता। तो क्या पीडीए सिर्फ यूपी तक रह गया है? विपक्ष का पीडीए क्या सिर्फ यूपी में ही एप्लीकेबल है? पीडीए जो 2024 में आया था वो जून के रिजल्ट के बाद से फेज आउट होता जा रहा है, जैसा कि और विधानसभा के चुनावों में दिख रहा है। तो एक तो बीजेपी जैसी पार्टी उसके लिए तैयारी कर रही है, उन गलतियों से सीख रही है,
और दूसरे उसका फेज आउट होना भी हमें और विधानसभा के चुनावों में दिख रहा है। तो क्या 27 तक ये पीडीए का मोमेंटम बरकरार रह पाएगा? क्योंकि आपने जो जनता से वादे करे थे, अब आप जनता के बीच में ही नहीं जा रहे हो, आप संगठन के चुनाव नहीं कर रहे हो। कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है 1-2 विधायक है यूपी में, सारे जिले में क्या कैडर भी डेवलप्ड है? जब कैडर ही नहीं डेवलप्ड होगा तो कल को आप जिला पंचायत के चुनाव कैसे लड़ोगे? खाली विधायक के चुनाव से जीता हारा नहीं जाता है। अगले साल ही ये जिला पंचायत के चुनाव, तो उसके लिए क्या डायरेक्ट राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी चुनेंगे? वो नाम जिलों से ही आते हैं, तहसीलों से ही आते हैं। तो एक संगठन की प्रक्रिया, उसको करना पड़ेगा। लोगों को मायूसी होगी, लोगों को खुशी होगी, लेकिन अगर आप संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे तो जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक और सवाल मैं इसी के साथ आपसे कर लेता हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की जो पकड़ है वो थोड़ा सा कमजोर हुई है। ये आरोप लगाया जा रहा है, जो तमाम राजनीतिक विरोधी हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि एक तालमेल जो पहले दिखाई पड़ता था वो तालमेल नहीं रहा है। अब देखिए ना, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। महेंद्रनाथ पांडे जिनका संसदीय क्षेत्र है चंदौली, वहां कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है कौशाम्बी, वहां कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर नियुक्ति ना होना, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई तालमेल नहीं बन पा रहा है। पहले एक होता था ना, जो वहां से कह दिया तो यहाँ हाँ हो जाती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब कहते हैं कि नहीं, हमारी बात सुनिए आप। अब ऐसा है क्या? अमित जी देखिए, तो 2 परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए। क्या बीजेपी के पास इतने ज्यादा दावेदार हैं कि बीजेपी उसमें से सेलेक्ट नहीं कर पा रही? ये भी एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। आप विपक्ष की पार्टियों में देखिए, क्या उनके संगठन में उनके पास इतने दावेदारी है, इतने कार्यकर्ता हैं जो उनसे ये चीजें मांग रहे हैं? अगर मांग रहे होते तो उनके संगठन क्यों ना खड़े हो जाते? उन्हें बीजेपी का जवाब देना चाहिए था कि हमने आपसे पहले देखिए अपने पूरे संगठन का ढांचा खड़ा कर दिया और हमारे वहां कोई अंतरकलह, कोई विरोध नहीं है। इसी अंतरकलह और विरोध का सामना ना करना पड़े, इसलिए विपक्ष संगठन नहीं तय कर रहा और भाजपा उसकी कोशिश कर रही है। तो हमें उस कोशिश को देखना चाहिए कि वो जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। आप भाजपा से अपर हैंड लेने के लिए ये कह के कि अंतरकलह है, अपना संगठन ही नहीं खड़ा करोगे, लेकिन जब चुनाव आ जाएगा तो उन्हें इसकी एडवांटेज मिलेगी और जिसका खड़ा नहीं होगा उसको डिसएडवांटेज मिलेगी। क्योंकि खाली एक विधानसभा के चुनाव से ही प्रदेश नहीं चलता। आपको बहुत सी नीतियों को जनता तक जब लेके जाना पड़ता है तो आपको लोकल लेवल पे कैडर की जरूरत होती है। बड़ा नेता हर प्रचार के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंच सकता, जमीनी लोग आपकी बात पहुंचाएंगे और जब सही समय आएगा तो बड़े नेता उसे एंडोर्स करते हैं, जो कि जनता की समझ में आता है। ठीक है, देवेंद्र जी आप बोलिए। जी देखिए, मैं अभी बता रहा था और अग्रवाल साहब की बात भी सुन रहा हूँ। अग्रवाल साहब ने ये बिल्कुल सटीक बात कही, ठीक बात कही कि ये विपक्ष के लोग अड़कर बातें करते हैं। अभी मैं आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर हम मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक कर रहे थे, मुख्यमंत्री का नाम तय कर रहे थे कि 2 दिन में लोगों ने शोर मचा दिया कि इनके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री बना ही नहीं पा रहे हैं, इनमें तो एकता ही नहीं हो रही है। अरे भारत के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश नीति में विदेश गए हुए हैं, वो अगर आ जाएंगे और घोषणा करते हैं, इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? 2 दिन बाद घोषणा हो गई है, सब लोग शांत हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है कि आप किसी भी राज्य में बता दीजिए, आप लगा के संगठन से और मुख्यमंत्री तक अगर हम नाम चयन करते हैं तो कहीं कोई विरोधाभास की बात बता दीजिए। और अपने लोगों को देख लीजिए, आप कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे। कहीं भी कोई संगठन नहीं है, कहीं भी कोई नाम तय नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी कोई विपक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, और ये हम पे हाथ उठाने की बात कर रहे हैं। आज मैं आपके चैनल से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग चयन हुए हैं, इनका सभी को बधाई देता हूं और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और हम पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास और सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है और उसी पे ही हम बहुत मजबूती से धरातल पे काम करने का काम कर रहे हैं। जी नहीं, लेकिन ये तो सच है ना अशोक जी कि बीजेपी को विपक्ष इस मामले में मात देने में नाकाम साबित होता है। हर बार कई मौकों पर देखा गया है और कई राज्यों में हमने देखा है जब विधानसभा चुनाव होता है, क्योंकि बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि वो बूथ लेवल तक किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं। पन्ना प्रमुख जैसे आपने देखा होगा कि ये बीजेपी की तरफ से ही ये इजाद किया गया और उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिला। तो भाई बीजेपी ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है 2027 के लिए। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि बीजेपी को घेरने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना सर।
अगर वाकई में आप टक्कर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी अपने संगठन को मजबूत करना ही पड़ेगा। अमित जी, समाजवादी पार्टी का संगठन जो उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी से कई गुना मजबूत है। हमारे यहाँ जो संगठन के लोग हैं अमित जी, वो समर्पित लोग हैं। विकट से विकट, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टिके रहकर के काम करने के लिए जाना जाता समाजवादी पार्टी का संगठन। हमारे बूथ प्रभारी के ऊपर भले लाख पुलिस का उत्पीड़न हो, लेकिन वो बूथ प्रभारी अपने बूथ से नहीं हिलता है। हमारे यहाँ ऐसे जिलाध्यक्ष, ऐसे सेक्टर प्रभारी, ऐसे बूथ प्रभारी हैं कि आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा तो लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या। विकट से विकट संसाधनों भले कमी हो किसी संसाधन की, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं अमित जी, उतना समर्पण और विकट से विकट परिस्थिति में जो काम करने का जो जज्बा है, वो जज्बा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पे पेड वर्कर्स हैं, यहाँ पे फंडिंग करने वाले संगठन के लोग हैं, जहां पे फंडिंग चलती है। हमारे ऐसा कुछ नहीं, हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, जिसका परिणाम है कि हम इस स्थिति में भी 37 सीटें जीत पाए लोकसभा में। आप इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है अमित जी, मैं इसके पहले बोल रहा था, कुछ गलती से निकल गया, 35 लाख नहीं 9 लाख करोड़ का ऋण है उत्तर प्रदेश के ऊपर, 35,000 प्रति व्यक्ति ऋण है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है, दिनों दिन डामाडोल होती जा रही है। आप सामाजिक संरचना देखिए उत्तर प्रदेश में, कभी इस तरह से इतना बंटवारा समाज में कभी नहीं था आजादी की बात से अमित जी। और जो उत्तर लोकसभा चुनाव में आप 37 सीटें जीत गए, लेकिन अशोक जी उसके बाद जो जितने भी उपचुनाव हुए उसमें तो आपने हार देखी, मतलब देखा है ना कि भाई 10 उपचुनाव अब तक हो चुके हैं, और उसमें आप देखिए ना कि आंकड़ा क्या कहता है, 8-2 का है। देखिए तो अमित जी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जीत को भूल ही नहीं पा रही है, उसी चक्कर में आगे की तैयारी ठीक से कर नहीं पाती है, गलतफहमी में रहते हैं, और उसके बाद नतीजा हम सबके सामने है कि समाजवादी पार्टी की जो लुटिया है लोकसभा चुनाव के बाद डूबती हुई नजर आ रही है। भाई जहां कभी आप इतने मजबूत हुआ करते थे, आपका जो गढ़ हुआ करता था, आपके किले में सेंध लगा दी, इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं बता रहा हूं अमित जी, जब आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं ना, उपचुनाव का परिणाम जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर देखते होंगे तो उससे डरते होंगे कि तो हमने बेईमानी से जीत लिया, हमने पुलिसिया गुंडागर्दी से चुनाव जीत लिया। लेकिन फुल फ्लेज चुनाव में हमारा क्या होगा? अभी तो किसी तरह डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस तरह का काम किया है, लेकिन अपने अंतरात्मा में अगर ये लोग झांकते होंगे तो अंतरात्मा कचोटती होगी, यार ये तो जीत नहीं है, ये तो लूट है। तो लूट को अगर अपनी जीत समझ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, इनको कम से कम इस डायलेमा में रहें, इस लूट को जीत समझ रहे हैं तो। लेकिन आप देखिए फुल फ्लेज चुनाव में अमित जी स्थिति इनको क्लियर हो गई है कि क्या हमारी स्थिति होने वाली, इसलिए बौखलाहट है पूरे भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश की आप देखिए बौखलाहट है, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, ऊपर वाले कुछ कहते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल कुंभ मेला के दौरान देख लीजिए, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल जो बोर्ड है सीपीसीबी, उसने क्या रिपोर्ट दी और मुख्यमंत्री जी क्या रिपोर्ट दे रहे थे। तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन की अभाव है। उसके बाद एक और रिपोर्ट आ गई है, शायद वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने। उसके बाद एक और रिपोर्ट आ चुकी है अशोक जी, जिसमें क्लीन चिट दी गई है कि नहीं वो रिपोर्ट गलत थी, ऐसा नहीं है। अमित जी वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं है, नहीं उसमें यही कहा गया कि भाई पानी एकदम बढ़िया था, शुद्ध था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, और सारे पैमानों पर ये पानी खरा उतरता है, किसी को किसी तरह की कोई स्किन डिजीज, जितने भी लोगों ने कुंभ में स्नान किया नहीं हुई। बताइए आप, एनजीटी ने फटकारा है अधूरी रिपोर्ट देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, ये अधूरी रिपोर्ट है, इसको सही से करके लाओ। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं सर, क्योंकि उसको लेकर तो हमने बहुत चर्चा की है। संजय जी सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बात का आकलन क्यों नहीं करती है कि क्योंकि बहुत ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका जो संगठन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और अगर वाकई में आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक बार फिर से सत्ता में वापसी करे केंद्रीय स्तर पर, और या यूपी में भी, जो कितना आसान दिखाई नहीं पड़ता है, तो वहां पर सबसे बड़ी जो कड़ी आपकी जो कमजोर है वो यही तो है कि आपका संगठन मजबूत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने संगठन को ही मजबूत करना पड़ेगा। देखिए अमित जी, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम पिछले काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं संगठन पे भी पड़ता है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसमें प्रयास में लगा हुआ है, और निश्चित रूप से आपको बहुत ही जल्दी उसमें भी एक बदलाव और एक जो आप चाहते हैं जिस प्रकार की कार्य में, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप एक कंसर्न है कि एक विपक्ष या सत्ता में दूसरी पार्टी को परिवर्तन के
आप भी समर्थक मुझे लग रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ सर। मुझे कांग्रेस पार्टी के हाथ पर तरस आता है कभी कभी भाई। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने कभी एक छत्र राज किया देश के ऊपर, अमित जी एक मिनट, और यूपी में भी आप रहे, लेकिन अब देखिए कोई नाम लेवा नहीं है, तो उस पर तरस आता है मुझे। मैं भी चाहता हूं कि देश का जो विपक्ष है वो मजबूत रहे, ताकि सत्तासीन जो लोग हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो अहंकारी ना हो। ये तो हर कोई चाहता है, मैं क्या, सब चाहते हैं। बात देखिए, मैं आपकी भावना और मजबूरी दोनों को समझ रहा हूं और मैं उसका सम्मान करता हूं। मैंने यही कहा कि आप भी चाहते हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते आप भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो या सत्ता में परिवर्तन हो और लोगों का भला हो। वही कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, हर आदमी प्रयास करता है। हर चीज को अगर हम हार जीत के चश्मे से देखेंगे तो शायद वो उचित नहीं होगा। अभी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मनीष अग्रवाल जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, उन्होंने एक शब्द कहा कि कुंभ में जो योगी जी ने करा उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठन की आवश्यकता है। अरे भाई, क्या वो राजनीति के लिए किया गया था कुंभ? कुंभ अगर एक धार्मिक वो प्रयोजन था तो ठीक है, वो धार्मिक प्रयोजन था। जिसकी आस्था थी उसने डुबकी लगाई, जिसकी आस्था थी बहुत लोगों ने लगाई। हमारे परिवार से बहुत लोग गए, मैक्सिमम लोग गए। तो इसका हर चीज को आप धर्म के साथ जोड़ देंगे, राजनीति को, फिर संगठन की कहां वो रह गई भूमिका? आप लोग तो राजनीतिकरण कर रहे हैं हर चीज का, धर्म का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, जाति का भी कर रहे हैं। अभी आपने नया उदाहरण अभी देखा उत्तराखंड में, उन्होंने क्या बयान दिया कि गैर हिंदुओं को एक जगह तो आप लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम और एक जगह आप दर्शन नहीं। मैं एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं संजय जी। अगर मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, अगर मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो मुझे लगता है कि वाकई में वाह क्या बात है, क्या मैंने काम किया है, अगर मैं उस काम को बता रहा हूं, अगर मैं तो उसमें दिक्कत क्या है? तो भाई अगर भाई इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ यूपी के अंदर और सरकार अगर उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, पहुंचाना चाहती है, दिक्कत क्या है? मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जितने बड़े आयोजन को, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप और बताना पड़ रहा है, तो उस आयोजन का क्या अर्थ है? मुझे ये तो बताइए। अगर इतना बड़ा आयोजन जिसमें 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, उसको भी अगर जा के बताना पड़ेगा, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस आयोजन का कोई अर्थ रह जाता है। वो तो लोगों को दिख रहा है और सारे चैनलों ने दिखाया, उसको घर घर ले जाने की क्या आवश्यकता है? मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ, केवल और केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अगर उसको घर घर पहुंचाया जा रहा है, तो ये हम उसको उचित नहीं समझते। कम से कम ठीक है, मनीष आप बोलिए, मनीष आप बोलिए। अमित जी, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा कि घर घर क्या पहुंचाना है। घर घर ये योगी नॉमिक्स का मॉडल पहुंचाना है कि 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके देश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़, देश की 1% जीडीपी का एडिशन, ये दुनिया के लिए एक आर्थिक मॉडल है जो बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी करने की कल्पना नहीं कर सकते। ये पहुंचाना है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। 2027 में इनके पास जो मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट होगा वो अभी यूपी की विधानसभा का पार्ट नहीं है, उसका बेहतर समय देश की राजनीति में दिल्ली में बीत रहा है। ये तैयारी होती है 27 के चुनाव के लिए। जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी या तो लोकसभा से इस्तीफा देगा या चुनाव लड़ने के बाद अगर उसकी सरकार सत्ता में आएगी तो लोकसभा से इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरीके से तैयारियां उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव की नहीं होती हैं। अगर संगठन के पास नेतृत्व ही नहीं है, उसको ये मालूम है कि अगर हम जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अभी वो लोकसभा का पार्ट है, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। उन लोगों के पास ब्रांड मुख्यमंत्री मौजूद है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसको लोग योगी की जगह आज योगी नॉमिक्स के रूप में योगी जी किस तरह से स्टडी कर रहे हैं। अब इसको इसी परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में आज आप विधेयक में ले रहे हो ना, यही परिप्रेक्ष्य में हम लोग 27 में फिर मिलेंगे और फिर ऐसे देखेंगे कि कौन हंस रहा है, कौन कैसे ले रहा है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। आप जो मजाक में चीजें उड़ाते हो, आज उसी का ये परिणाम है। आप ये मान रहे हो 60 करोड़ लोग आए, क्या प्रयागराज आज बसा है? क्या कोई भारत में ये कल्पना कर सकता था? क्या ये पहला कुंभ हुआ है जिसमें लोग आए हैं? लेकिन ठीक है सर, समय मेरे पास बचा नहीं है, जल्दी से मैं चाहता हूँ। हाँ अशोक जी जल्दी से। अच्छा हाँ संजय जी जल्दी से, जल्दी 10 सेकंड। अमित जी, अभी अमित जी ये कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य हैं और वो जीतने के बाद आएंगे।
योगी जी कैसे आए थे जब पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, माफ कीजिएगा, बड़े सम्मान के साथ मोदी जी कैसे गुजरात के गुजरात के एक मिनट आप बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। गुजरात के ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। अशोक जी जल्दी से, अशोक जी आखिरी कमेंट आपका जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए अभी मनीष जी ने कहा कुंभ को लेकर के, तो कुंभ में इन्होंने बताया कि 3.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने जो अभी 9 लाख करोड़ ऋण बताया, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो ऋण है वो 9 लाख के बजाय उसमें से 3.5 लाख करोड़ माइनस हो जाएगा। क्यों मनीष जी, अगर ऐसा है तो कम से कम कुछ तो इकोनॉमी में सुधार होना चाहिए। मैं चाहता हूं मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देवेंद्र त्यागी जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी जल्दी। देखिए, मैं आपको फिर पुनः बता देना चाहता हूँ, शुरुआत से इसी बात पे मैं चर्चा करता हूँ कि आज जिलाध्यक्षों को चयनों को लेकर बातचीत होनी है और इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, शीर्ष नेतृत्व के विश्वास के साथ और जनता के पूरे वायदों को काम करने के लिए काम करेगी और हम पूरे उत्साह के साथ अगले राज्यों में भी। चलिए सर, माफी के साथ सुनील को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की ओर से नए जिला अध्यक्षों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन 2026 में होने वाले जो चुनाव हैं, जो पंचायत के चुनाव हैं और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये नए जिला अध्यक्ष बीजेपी की चुनावी वैतरणी को पार कर पाएंगे? क्या उसमें अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे? ये अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ इन सब की नियुक्ति की गई है। इसमें बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि 2027 की नैया इनके जरिए पार की जा सकती है। हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जिनको छोड़ा गया है, बाद में यहाँ भी नियुक्तियां जरूर होंगी, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि पीडीए की काट इसके जरिए बीजेपी ने ढूंढ ली है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसके लिए इंतजार तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा कि क्या वाकई में इसमें किसी तरह की सच्चाई है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।